हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम रोलैक एक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम गांधी जी के विभिन्न सत्याग्रहों के बारे में बात किया, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था वो 1918 में हुआ था। और ये तीनों सत्याग्रह उनके सफल रहे। गांधी जी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय इतिहास में ही नहीं, अगर कहें तो पूरे विश्व इतिहास में गांधी जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इन तीन सत्याग्रहों के बाद गांधी जी का जो एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले हमें रोलैक एक्ट क्या है, रोलैक सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि रोलैक एक्ट के वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके ही विरोध के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आइए जानते हैं कि रोलैक एक्ट क्या है और रोलैक सत्याग्रह क्या है। तो रोलैक एक्ट या इसको रोलैक सत्याग्रह के बारे में, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। इसे काला कानून का भी नाम दिया गया था। रोलैक एक्ट को काला कानून का भी नाम दिया गया था। हम बताएंगे कि काला कानून किसने कहा था। और इसे रोलैक अधिनियम भी कह सकते हैं। रोलैक अधिनियम का सरकारी नाम यदि जाने, रोलैक एक्ट का यदि सरकारी नाम जाने तो सरकारी नाम इसका अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 है। इसका सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 है। अच्छा, रोलैक एक्ट क्यों पास किया गया, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि रोलैक एक्ट क्यों लाया गया। तो रोलैक एक्ट के बारे में हम यदि बात करें तो रोलैक एक्ट जो पास हुआ था, इसके पहले ब्रिटिश सरकार जो थी 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल के विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और 1905 से लेकर 1919 तक जितने भी युवा क्रांतिकारी थे बहुत सारे आंदोलन किए। उस दौरान बहुत सारे आंदोलन किए, क्योंकि एक तरह से देखें तो बंगाल विभाजन 1905 हुआ तो ऐसा लग रहा था कि इस तरह से अंग्रेज पूरे देश में विभाजन कर देंगे। और फलस्वरूप इसके 1905 से लेकर 1919 तक बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए और बहुत सारे उसमें हमारे नेता मारे भी जा चुके थे। और इनको जो ब्रिटिश सरकार थी, जो हमारे युवा क्रांतिकारी थे, उनको ब्रिटिश सरकार आतंकवादी मानती थी। हमारे लिए तो वो देश के लिए लड़े। जिस उम्र में हम चलना सीखते हैं या कुछ संसार को समझना सीखते हैं, उस उम्र में जो क्रांतिकारी थे अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो उनको जो ब्रिटिश सरकार थी एक तरह से आतंकवादी मानती थी। जो हमारे युवा क्रांतिकारी थे उनको आतंकवादी मानती थी। और इस दौरान बहुत सारे जो है कि भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए और बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे मारे भी जा चुके थे। और 1915 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और विश्व युद्ध 18 तक लगभग समाप्त हो गया था। तो 1915 से 18 तक तो विश्व युद्ध चला, लेकिन युद्ध के दौरान एक नियम था। उस नियम के अंतर्गत, उस नियम का नाम है भारत रक्षा अधिनियम। इसका विरोध तो नहीं किया गया। भारत रक्षा अधिनियम जो था, विश्व युद्ध के दौरान किसी भी देश में यदि युद्ध होता है तो संख्या के आधार पर लोग किसी को भी पकड़ सकते थे। तो उस समय भी युद्ध चल रहा था। 1915 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय भारत रक्षा अधिनियम था और इसमें शंका के आधार पर लोगों को पकड़ा जाता था। तो इसका बहुत विरोध नहीं हुआ, जो ये अधिनियम था भारत रक्षा अधिनियम। तो इसका भारत में भी कभी विरोध नहीं किया गया। और एक इन सारी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए जितने भी हमारे क्रांतिकारी युवा थे जिनको सरकार आतंकवादी मानती थी, इनको रोकने के लिए उसने सोचा कि किस प्रकार इनको रोका जाए। उसके लिए एक समिति बनाई और उस समिति की जांच के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। क्योंकि ये युवा जो क्रांतिकारी थे ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक जांच समिति बनाई कि जो युवा क्रांतिकारी भारत में क्रांति कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। उनको रोकने के लिए ही जांच समिति बैठाई गई थी, जिसमें सर सिडनी रॉलेट की उसमें अध्यक्षता थी। और इसमें
ब्रिटिश सरकार जो है वो उसने ये कहा कि आप इस जांच कीजिए कि जो जो क्रांतिकारी हैं उनको कैसे रोका जाए। वो जो क्रांतिकारी हैं क्रांति को कर न सकें, भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध न कर सकें, उनको कैसे रोका जाए। तो इसकी अध्यक्षता के लिए सर सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और उसमें सदस्य थे बेसिल स्कॉट जो मुंबई के सीजे थे, और दूसरे कुमार स्वामी शास्त्री मद्रास में जज थे, और प्रभात चंद्र मित्र ये कोलकाता में जज थे, और बर्ने लार्वर थे। तो इन लोगों ने इसकी सदस्यता की और सर सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता में इसको पूरा किया गया। अब रॉयलेट एक्ट को पास कर दिया गया। कब? 19 मार्च 1919 को रॉयलेट एक्ट को पास किया गया। अब रॉयलेट एक्ट में क्या था कि इसमें शंका के आधार पर किसी को भी पकड़ा जा सकता था, शंका के आधार पर, और शंका के आधार पर जब किसी को पकड़ा जा सकता है तो इसका दुरुपयोग भी होता था। इसे रॉयलेट एक्ट को हम एक और नाम इसका जानते हैं, बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील। तो जो रॉयलेट एक्ट पास हुआ था उसमें बिना वकील और बिना अपील के किसी को भी हम इसमें पकड़ सकते थे। बिना वकील का मतलब आप अपनी पक्ष को रखने के लिए वकील नहीं रख सकते हैं, और बिना दलील का मतलब आप जैसे गाड़ी चलाते हुए अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो पुलिस को आप दलील दे सकते हैं कि जल्दी जल्दी में सर मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन उस समय आप दलील भी नहीं दे सकते थे। और कहीं पर भी आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, कहीं पर किसी न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकते। आज तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, लेकिन इस कानून में कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने इस रॉयलेट एक्ट को पास किया और उसमें बहुत सारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको बिना वजह का पकड़ा गया, बिना वजह का उनको प्रताड़ित किया गया, उनको पीटा गया, बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। मोहम्मद जिन्ना ने इसको काला कानून भी कहा था, मोहम्मद जिन्ना ने इसे काला कानून भी कहा था। तो इस रॉयलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। रॉयलेट एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। रॉयलेट एक्ट एक तरह सा काला कानून है, इसमें किसी को भी शंका के आधार पर पकड़ा जा सकता है। जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ा जा सकता है, और बहुत सारे क्रांतिकारियों को इसमें पकड़ा भी गया, पकड़कर बिना वजह उनको जेल में डाल दिया गया ताकि वो क्रांति न कर सके, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई योजना न बना सके। तो इस तरह से रॉयलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। रॉयलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह का योजना बनाई, और मुंबई में देखिए इसमें जो है कि 30 अप्रैल की पहली योजना थी, तो 30 अप्रैल को पूरे देश में इसकी चर्चा नहीं हो पाई, पूरे देशवासी इसको नहीं जान पाए कि सत्याग्रह होने जा रहा है। इसलिए ये जो रॉयलेट एक्ट जो सत्याग्रह हुआ था वो 6 अप्रैल को पूरे देश में हुआ, और मुंबई में एक सभा के दौरान इसके विरोध के लिए सभा की सहमति हुई ताकि हम रॉयलेट एक्ट का विरोध करेंगे। अब रॉयलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में पास हो गया गांधी के द्वारा, जो 30 अप्रैल को होना था, लेकिन 30 अप्रैल को नहीं हो सका तो 6 अप्रैल को इसको स्टार्ट कर दिया गया। अब 30 मार्च को जो है कि दिल्ली में अब हर जगह क्रांतिकारी अलग अलग अपना आंदोलन कर रहे थे, और 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने रॉयलेट एक्ट का विरोध किया, और साथ ही उन्होंने कर मत दो का आंदोलन भी चलाया था। और स्वामी श्रद्धानंद जो थे, एक इनका वाक्य है कि इनको सामने से पुलिस रोक रही थी और ये रुके नहीं, और बल्कि अपना वो कपड़ा उतार कर गोली खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। ये स्वामी श्रद्धानंद की एक वक्तव्य हमने पढ़ा था। इन्होंने ही कर मत दो का आंदोलन चलाया था, और कर मत दो नारा जो था वो सरदार पटेल का था। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कर मत दो आंदोलन जो है स्वामी श्रद्धानंद का है, और कर मत दो नारा वो सरदार पटेल का है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, और परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि कर मत दो आंदोलन किसका था। तो कर मत दो आंदोलन जो है कि स्वामी श्रद्धानंद का है, और कर मत दो नारा जो है वो सरदार पटेल जी का था। अब रॉयलेट एक्ट के विरोध में हम बता दें कि केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा किसने दिया था। रॉयलेट एक्ट का विरोध चल रहा था, तो इन लोगों ने विरोध करने के लिए केंद्रीय विधायिका से जो है कि इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना थे, मजहरुल हक थे, और
पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इन तीनों लोगों ने विधायिका से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि ये रोलेट सत्याग्रह का विरोध कर रहे थे। और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुआ। एक बात बता दें कि हड़ताल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर किया गया था। हड़ताल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान हड़ताल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 6 अप्रैल को देशव्यापी जो है कि सत्याग्रह होने लगा। हड़ताल का भी योजना बनाई गई। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल को गांधी जी को इस दौरान विरोध करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से पंजाब ले जाते हुए इनको एक दिन आगरा के जेल में भी रखा गया था। इसके बाद इनको मुंबई जेल में भेज दिया गया। एक दिन के लिए आगरा जेल में रहे। जो दिल्ली से पंजाब जा रहे थे उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको आगरा जेल में एक दिन के लिए रखा गया। उसके बाद इनको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 9 अप्रैल को जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से ये तो मुख्य जो है कि नेता थे, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि कोई विरोध न कर सके। तो इस तरह से 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें कि गांधी जी का यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम जो है कि आंदोलन था। ये अभी तक तो जितने भी सत्याग्रह को हमने पढ़ा था वो क्षेत्रीय स्तर का आंदोलन था। जैसे चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है, जो हुए थे वो क्षेत्रीय आंदोलन थे। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ ये देशव्यापी आंदोलन था। सर्वप्रथम इन्होंने प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को चलाया था। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रथम आंदोलन था। हड़ताल का प्रथम बार प्रयोग भी इसमें किया गया था। हड़ताल के दौरान ये दिल्ली से हिंसा होने लगी। हड़ताल होगी तो दिल्ली में हिंसा होने लगी और गांधी जी हिंसा को नहीं चाहते थे, वो अहिंसावादी थे। तो हड़ताल के दौरान बहुत सारे हिंसाएं हुई, बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए। तो गांधी जी आप जानते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह को करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे मारे गए इसमें लोग। तो इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि बहुत सारे इसमें क्रांतिकारी युवा जो थे वो मारे जा चुके थे। तो वे नहीं चाहते थे कि हिंसात्मक रूप से हम इसको चलाएं। इस तरह से इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। अच्छा, इस समय भारत की बात करें तो भारत का जो वायसराय था वो मिंटो था। रोलेट सत्याग्रह के दौरान भारत का जो वायसराय था वो मिंटो था। और इसकी बात करें रोलेट एक्ट की तो इसके बाद रोलेट एक्ट के विरोध के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लेकिन बहुत दिनों बाद मार्च 1922 में इस रोलेट एक्ट को निरस्त कर दिया गया। मार्च 1922 में रोलेट एक्ट को निरस्त कर दिया गया। तो इस तरह से रोलेट एक्ट एक भारत में एक तरह से भारत विरोधी ही एक्ट पास हुआ था। बहुत सारे एक्ट भारत में पास भी होते हैं। नहीं, लाइट ऑफ कर दो। बहुत सारे एक्ट पास हुए, इसमें भारत की जनता को उलझा कर रखा गया था और एक दूसरे के बीच में विरोध होता रहा। तो इस तरह से रोलेट एक्ट को समझें। आगे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके पहले रोलेट एक्ट को समझना ज़रूरी था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।